गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी में। स्टूडेंट्स, एमपीजीएस की वीडियो में आज अपन को मध्य प्रदेश की जलवायु देखना है ना। एमपी की जलवायु पर बात करना है कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है। क्लियर। जलवायु को पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें अपन समझ लेते हैं, उसके बाद जलवायु पे आते हैं कि जलवायु की परिभाषा क्या है। ठीक, एक चीज़ ध्यान रखना, तापमान सभी जानते हैं, टेम्परेचर। ठीक, एक फैक्ट रहेगा वर्षा। ठीक है, ये भी सभी परिचित हैं वर्षा से भी। ठीक, एक फैक्ट रहेगा वायु। ठीक है, वायु ठंडी है, गर्म है, वायु की गति क्या है, दिशा क्या है, ये सारी चीज़ें। ठीक, एक रहेगी आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब होता है वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा, ये कहलाती आर्द्रता। क्लियर। इन चारों चीज़ों को देखें, ये चारों चीज़ें, ठीक है, तापमान, वर्षा, वायु और आर्द्रता। ठीक, इन सभी का औसत रूप, किसी एक का नहीं, सभी का, है ना, जो औसत रूप होता है, औसत रूप पाया जाना, ठीक है, उस क्षेत्र विशेष की क्या कहलाती है, जलवायु कहलाती है। क्लियर, आप समझिए। ठीक, किसी क्षेत्र विशेष में विद्यमान ताप, उस क्षेत्र विशेष की वर्षा, उस क्षेत्र विशेष की वायु और उस क्षेत्र विशेष की आर्द्रता, इन सभी के सम्मिलित औसत रूप को अपन नाम क्या देते हैं, जलवायु। ये दूसरे शब्दों में कहें कि किसी क्षेत्र विशेष में मौसम की दीर्घकालीन अवधि, है ना, यानी मौसम का, एक समान मौसम का दीर्घ काल तक पाया जाना। ध्यान दीजिएगा, किसी क्षेत्र विशेष में मौसम का या एक समान मौसम का दीर्घ काल तक पाया जाना, उस क्षेत्र की क्या कहलाती है, जलवायु कहलाती है। क्लियर। और सरल शब्दों में समझना है तो किसी क्षेत्र विशेष में, क्योंकि ये चारों चीजें क्या है, मौसम है, तापमान, वर्षा, वायु और आर्द्रता, इन सभी को सम्मिलित रूप से मौसम भी कह सकते हैं, है ना। तो किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले तापमान की मात्रा, वर्षा की मात्रा, वायु और आर्द्रता की मात्रा, इन सभी के सम्मिलित रूप को अपन नाम क्या देते हैं, जलवायु। क्लियर। या किसी क्षेत्र विशेष में विद्यमान मौसम की दीर्घकालीन अवधि को अपन नाम क्या देते हैं, जलवायु। क्लियर। अगर हम भारतीय जलवायु की बात करें तो भारतीय जलवायु मानसूनी या उष्णकटिबंधीय प्रकार की है। क्लियर। चूंकि मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है और यही कारण है कि मध्य प्रदेश की जलवायु भी भारतीय जलवायु का एक रूप है, अर्थात मध्य प्रदेश की जलवायु भी मानसूनी या उष्णकटिबंधीय प्रकार की है। क्लियर। जिस तरह से भारतीय जलवायु मानसूनी या उष्णकटिबंधीय प्रकार की है, ठीक उसी प्रकार से भी मध्य प्रदेश की जलवायु भारत की जलवायु को, सभी भारत की जलवायु की सभी विशेषताओं को समेटे हुए है, अर्थात मध्य प्रदेश की जलवायु भी उष्णकटिबंधीय या मानसूनी प्रकार की है। क्लियर। अब अगर हम संपूर्ण मध्य प्रदेश को देखें, है ना, तो मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का एक दूसरा बड़ा राज्य है ना। तो निश्चित सी बात है, जब एक क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य है तो संपूर्ण मध्य प्रदेश की, है ना, जलवायु एक समान तो होगी नहीं, अलग अलग होगी, है ना। और यही कारण है कि जलवायु के आधार पर हमने संपूर्ण मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांट दिया है, 5 भागों में। ठीक, जो पहला भाग है उसे हम नाम देते हैं उत्तर का मैदानी क्षेत्र। इसमें मुख्यतः मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र यानी ग्वालियर, भिंड, मुरैना को रखा जाता है। ठीक, जो दूसरा भाग है उसे हम नाम देते हैं मालवा का पठार, इसमें पश्चिमी एवं मध्य प्रदेश को रखा जाता है। क्लियर। जो तीसरा भाग है इसे हम नाम देते हैं विंध्य पर्वतीय क्षेत्र, इसमें बुंदेलखंड और बघेलखंड के क्षेत्र को रखा जाता है, बुंदेलखंड और रीवा पन्ना के पठार के क्षेत्र को रखा जाता है। जो चौथा है उसे हम नाम देते हैं बघेलखंड का पठार। क्लियर। जो पांचवा मानसून के आधार पर विभाजन है उसे हम नाम देते हैं नर्मदा सोन घाटी, इसमें नर्मदा नदी और सतपुड़ा पर्वतमाला के क्षेत्र को क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। तो अगर सम्मिलित रूप से क्वेश्चन करता है कि मध्य प्रदेश की जलवायु है, तो मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी या उष्णकटिबंधीय प्रकार की है, अर्थात समय के अनुसार यहाँ पर ऋतु और मौसम परिवर्तन होता है, अर्थात मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, मानसूनी प्रकार की है। लेकिन जलवायु के आधार पर अगर हम देखें तो जलवायु के आधार पर संपूर्ण मध्य प्रदेश को हमने 5 भागों में विभाजित किया है, जिसमें जो पहला प्रकार है जलवायु के आधार पर उसे हम नाम देते हैं उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र, है ना।
अगर हम इसमें देखें तो इसमें मुख्यतः मध्य प्रदेश की उत्तरी क्षेत्र को यानी ग्वालियर, भिंड और मुरैना के जिलों को सम्मिलित किया गया है ना। इस क्षेत्र की अगर हम जलवायु देखें तो इस क्षेत्र की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है, और महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु होने का यहाँ सबसे मुख्य कारण है क्योंकि इस क्षेत्र की समुद्र से दूरी क्या है, बहुत अधिक है। ठीक है, और महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु की विशेषता क्या होती है कि इस प्रकार की जलवायु में ग्रीष्म ऋतु में, ध्यान दीजिएगा, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु में ग्रीष्म ऋतु में गर्मी अधिक होती है। ध्यान दीजिएगा, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी अधिक होगी और शीत ऋतु में यहाँ पर ठंड क्या रहती है, सामान्य रहती है। ये महाद्वीपीय प्रकार जलवायु की क्या होती है, विशेषता होती है। तो उत्तर भारत का जो मैदानी क्षेत्र है, उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की रहेगी। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु की मुख्य विशेषता होती है कि यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में गर्मी अधिक होगी और शीत ऋतु में ठंड क्या होती है, सामान्य होती है। क्लियर। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का जो क्षेत्र होगा वह क्षेत्र वर्षा की दृष्टि से कम वर्षा वाला क्षेत्र होगा, और यही कारण है कि मध्य प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र है, जिसे हम उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र कहते हैं, इस क्षेत्र में सामान्यतः अगर हम वर्षा की बात करें तो सामान्यतः वर्षा 75 सेंटीमीटर के समथिंग होती है, और मध्य प्रदेश का जो सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, ध्यान दीजिएगा, जो भिंड है, वो भी इस जलवायु क्षेत्र में क्या है, स्थित है। ठीक है, तो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र की जलवायु कैसी रहेगी, महाद्वीपीय प्रकार की। ठीक, दूसरा जो विभाजन है उसे हम नाम देते हैं मालवा का पठार। क्लियर। मालवा की पठार को अगर हम देखें तो मालवा पठार की जो जलवायु है ये मानसूनी प्रकार की है, यह सम जलवायु का क्षेत्र है, अर्थात यहाँ की जलवायु एक श्रेष्ठ जलवायु है। और यही कारण है कि एक चीनी यात्री आया जिसका नाम था फाहयान। फाहयान ने मालवा पठार की जलवायु को विश्व की श्रेष्ठतम जलवायु में क्या किया है, शामिल किया है ना। और सम जलवायु की विशेषता क्या होती है कि ग्रीष्म ऋतु में, ध्यान दीजिएगा, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी यहाँ पर सामान्य होगी, नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, और शीत ऋतु में, है ना, शीत ऋतु में यहाँ पर ठंडी भी क्या रहेगी, सामान्य रहेगी, ना तो अधिक गर्मी और ना ही अधिक ठंडी। क्लियर। इस क्षेत्र की अगर वर्षा की बात करें, है ना, तो यह क्षेत्र अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में शामिल है, और यहाँ वर्षा लगभग 75 सेंटीमीटर से लेकर 125 सेंटीमीटर के मध्य होती है। और इस क्षेत्र में मालवा पठार में एक चीज ध्यान देना, भारत में दो मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है, अरब सागर की मानसूनी हवाओं से और बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवाओं से। मध्य प्रदेश का मालवा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सबसे अधिक वर्षा अरब सागर से चलने वाली मानसूनी हवाओं से होती है ना। तो मालवा पठार की जलवायु कैसी हो जाएगी, सम जलवायु। ठीक। तीसरा जो क्षेत्र है जिसे हम नाम देते हैं बघेलखंड का क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, ये है बघेलखंड का क्षेत्र। ठीक। बघेलखंड की अगर जलवायु की बात करेंगे, है ना, तो बघेलखंड की जलवायु भी कैसी है, मानसूनी प्रकार की है। जैसी मध्य प्रदेश की जलवायु है, संपूर्ण बघेलखंड की जलवायु भी कैसी रहेगी, मानसूनी प्रकार की रहेगी। मानसूनी प्रकार की इस जलवायु के क्षेत्र में क्या रहेगा, ग्रीष्म ऋतु में अगर हम देखें तो ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर गर्मी अधिक होगी। क्लियर। जबकि शीत ऋतु में देखा जाए तो शीत ऋतु में इस क्षेत्र में, है ना, जो ठंड रहेगी वो सामान्य रहेगी, लेकिन उसकी विशेषता क्या रहेगी, वो आर्द्रता युक्त नहीं रहेगी बल्कि कैसी रहेगी, शुष्क रहेगी। क्लियर। तो ये बघेलखंड के क्षेत्र की बात करें। ठीक। नेक्स्ट जो अपना क्षेत्र आएगा जिसे अपन नाम देते हैं विंध्य पर्वत का क्षेत्र, है ना। अगर मध्य प्रदेश का श्रेष्ठतम जलवायु का कोई क्षेत्र होगा तो वो कौन सा होगा, विंध्य पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है। इस क्षेत्र की अगर जलवायु की बात की जाए तो इस क्षेत्र की जलवायु की विशेषता क्या है कि ग्रीष्म ऋतु में ना तो यहाँ अधिक गर्मी होती है और शीत ऋतु में ना ही अधिक ठंडी होती है, इसलिए इस क्षेत्र की जलवायु को मध्य प्रदेश की स्वास्थ्यवर्धक जलवायु कहा जाता है। ठीक। पचमढ़ी तथा अमरकंटक जो मध्य प्रदेश के सबसे श्रेष्ठ जलवायु वाले क्षेत्र हैं वो इसी के अंतर्गत शामिल हैं। और इस क्षेत्र की अगर विंध्य पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों हवाओं से क्या होती है, वर्षा होती है। क्लियर। जो पांचवा क्षेत्र है हमारा जलवायु का उसे हम नाम देते हैं नर्मदा सोन घाटी, है ना, क्योंकि ये नदी और पर्वत दोनों का क्षेत्र है, नर्मदा नदी का और सतपुड़ा पर्वत का, है ना। तो इस क्षेत्र की जलवायु क्या होगी, ग्रीष्म ऋतु में ना तो अधिक गर्मी होगी और शीत ऋतु में ना ही अधिक क्या होगी, ठंड होगी। क्लियर। इस क्षेत्र में अधिकतम तापमान मई में अंकित किया जाएगा और न्यूनतम तापमान कब अंकित किया जाएगा, दिसंबर में, है ना। तो जलवायु के आधार पर अगर देखा जाए तो नर्मदा सोन घाटी जलवायु के आधार पर एक श्रेष्ठ जलवायु वाला क्या होगा, क्षेत्र होगा। क्लियर। चलिए ऋतुओं को देखते हैं, है ना। ऋतुएं अगर सूर्य की स्थिति के आधार पर देखा जाए, है ना,
तो ऋतुएं मुख्यतः दो होती हैं, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु, है ना। लेकिन हमें बीच में एक और ऋतु लेकर आना है जिसे हम नाम देते हैं वर्षा ऋतु। क्लियर। तो थोड़ा सा सूर्य की स्थिति के आधार पर समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ये आपकी संपूर्ण गोलाकार पृथ्वी है। क्लियर। इसके बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है, इसकी ऊपर की ओर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जिसे अपन नाम देते हैं कर्क रेखा। ठीक, नीचे की ओर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है जिसे अपन नाम देते हैं मकर रेखा। क्लियर। अगर हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा की बात करें, भूमध्य रेखा की, क्लियर, तो यहाँ पर वर्ष में 2 बार सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं। एक होती है 23 सितंबर को, है ना, और एक होती है 21 मार्च को। ठीक, यहाँ पर सूर्य की किरणें 2 बार वर्ष में लंबवत हैं, 23 सितंबर को और 21 मार्च को। क्लियर। 21 मार्च को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर हैं, है ना। 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तर की ओर जाता है जिसे हम बोलते हैं सूर्य का उत्तरायण, यानी सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आता है ना। और कर्क रेखा में सूर्य पहुंच जाता है 21 जून को। ठीक, 21 जून के बाद फिर वो भूमध्य रेखा की ओर आता है, सूर्य चलेगा, और भूमध्य रेखा की जब ओर वो चलेगा तो 23 सितंबर को कहाँ पहुंच जाएगा, भूमध्य रेखा पर। यानी सूर्य 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक, ध्यान दीजिएगा, 21 मार्च से लेकर सूर्य 23 सितंबर तक, है ना, 21 मार्च से 21 जून तक वो कर्क रेखा में आया, 3 महीने, है ना। और 21 जून से वो भूमध्य रेखा की ओर जा रहा है, पहुंच रहा है 23 सितंबर को। 3 महीने, एक टोटल 6 महीने हुए, है ना। तो 6 महीने सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है ना। तो ये उत्तरी गोलार्ध के लिए कौन सी ऋतु हो जाएगी, ग्रीष्म ऋतु, क्योंकि यहाँ पर सूर्य है और हमारा भारत देश किस गोलार्ध का देश है, उत्तरी गोलार्ध का। और हमारे देश में सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु का आगमन कब से होता है, मार्च से, है ना, जब से सूर्य का क्या शुरू होता है, उत्तरायण शुरू होता है। तो सूर्य 21 मार्च से उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है, जिसे हम सामान्य बोलचाल में कहते हैं सूर्य का उत्तरायण होना। और सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर आता है और 23 सितंबर को फिर से भूमध्य रेखा पर पहुंच जाता है, यानी 6 महीने रहता है वो उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध के लिए ग्रीष्म ऋतु है। भारत चूंकि उत्तरी गोलार्ध का देश है तो ये ग्रीष्म ऋतु भारत में भी रहेगी, है ना, जबकि दक्षिण भारत में, दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगी, शीत ऋतु हो जाएगी, है ना। 23 सितंबर के बाद सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करता है। 22 दिसंबर को वो मकर रेखा पर होता है। ठीक है, और 22 दिसंबर से पुनः वो ऊपर की ओर आता है और 21 मार्च को फिर से कहाँ आ जाता है, भूमध्य रेखा पर। तो यहाँ 6 महीने सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में रहा। तो जब यहाँ सूर्य सितंबर से मार्च के बीच में 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध वालों की सूर्य से अधिक दूरी हो गई है, सूर्य की किरणें यहाँ पर लंबवत नहीं हुई, तो उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु हो जाएगी, शीत ऋतु हो जाएगी, है ना। तो 21 मार्च से 23 सितंबर तक भारत में ग्रीष्म ऋतु, तो मध्य प्रदेश में भी ग्रीष्म ऋतु, है ना। 23 सितंबर से 21 मार्च तक भारत में शीत ऋतु, तो मध्य प्रदेश में भी शीत ऋतु। क्लियर। अब ध्यान देना, 21 मार्च से सूर्य जब ऊपर की ओर जा रहा है कर्क रेखा की ओर, है ना, 21 जून तक पहुंचेगा तो एक ग्रीष्म ऋतु है। लेकिन 21 जून से 23 सितंबर तक सूर्य जब भूमध्य रेखा की ओर लौट रहा है ना, तो यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होगा और यहाँ पर एक और ऋतु आ जाती है जिसे हम नाम देते हैं वर्षा ऋतु। जब सूर्य कर्क रेखा से भूमध्य रेखा की ओर प्रस्थान कर रहा होता है तो ग्रीष्म ऋतु के बजाय एक दूसरी ऋतु का आगमन हो जाता है जिसे हम नाम देते हैं वर्षा ऋतु। क्लियर। तो मुख्यतः 3 ऋतुएं हो जाएंगी, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। क्लियर। अगर हम शीत ऋतु की बात करें, ध्यान दीजिएगा, है ना, तो शीत ऋतु का मध्य प्रदेश की अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो शीत ऋतु का मध्य प्रदेश में आगमन होगा लगभग अक्टूबर से, है ना, और अक्टूबर से लेकर मार्च तक, है ना, प्रदेश में कौन सी ऋतु रहेगी, शीत ऋतु रहेगी। क्लियर। चूंकि अगर हम देखें तो दिसंबर और जनवरी माह में, है ना, प्रदेश में इस समय सबसे अधिक ठंड होगी, अर्थात प्रदेश का तापमान सबसे क्या होगा, कम होगा, दिसंबर और जनवरी में। क्लियर। इसी समय अगर हम देखें शीत ऋतु में तो जो मानसूनी हवाएं होती हैं, है ना, पश्चिमी विक्षोभ के कारण मानसूनी हवाएं प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा कर देती हैं और हल्की वर्षा करती हैं और शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को अपन नाम क्या देते हैं, मावट बोलते हैं। ठीक। शीत ऋतु को अगर हम देखा जाए तो शीत ऋतु को स्याला कहा जाता है, प्रदेश में शीत ऋतु को स्याला कहते हैं, है ना। और इस समय प्रदेश का औसतन तापमान लगभग 15 सेंटीग्रेड से कितना रहता है, 18 सेंटीग्रेड। क्लियर।
अगर हम ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु लगभग मार्च से प्रारंभ होगी प्रदेश में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो ग्रीष्म ऋतु होगी वो प्रदेश में लगभग मार्च से प्रारंभ होगी और कहां तक जाएगी, जून तक। क्लियर। सर्वाधिक तापमान जो इस समय होगा प्रदेश का वो कौन से माह में होगा, मई माह में, है ना। और मई माह में प्रदेश का सर्वाधिक तापमान किस स्थान का रहता है, खजुराहो का। क्लियर। ठीक इस ऋतु में अगर हम ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश का औसतन तापमान रहेगा 42.2 सेंटीग्रेड लगभग, है ना। और ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश में जो धूल भरी गर्म हवाएं चलेंगी उन्हें हम नाम देते हैं लू या लपट, है ना। और ग्रीष्म ऋतु के ग्रीष्म ऋतु को नाम क्या दिया जाता है, योनाला। क्लियर, ये ग्रीष्म ऋतु है। ठीक, अगर हम वर्षा ऋतु की बात करें, ध्यान दीजिएगा, है ना, तो लगभग जून से 15 जून से प्रारंभ होकर, क्योंकि मानसून का आगमन लगभग 15 जून से हो जाता है ना, तो जून से लगभग सितंबर तक की जो अवधि होगी ये प्रदेश में वर्षा ऋतु की रहती है। क्लियर। वर्षा ऋतु को अगर हम देखें, है ना, तो प्रदेश में औसतन लगभग वर्षा 112 सेंटीमीटर रहेगी, औसतन, एवरेजन, ठीक है। और प्रदेश में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों हवाओं से या दोनों मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है। प्रदेश का जो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान रहेगा वो पचमढ़ी रहेगा, है ना, और यहाँ पर लगभग 199 सेंटीमीटर वर्षा होगी। प्रदेश का जो सबसे कम वर्षा वाला स्थान होगा वो भिंड का रौन होगा और यहाँ पर लगभग 55 सेंटीमीटर वर्षा होगी, है ना। प्रदेश में वर्षा ऋतु को अगर देखा जाए तो 2 बार होती है। एक वर्षा हो जाती है आपकी जून से अगस्त के बीच में, है ना, और दूसरी वर्षा जो होती है वो होती है सितंबर व अक्टूबर माह में। जो द्वितीय वर्षा होती है सितंबर या अक्टूबर माह में, ध्यान दीजिएगा, है ना, इसमें अत्यधिक कम वर्षा होती है लेकिन गर्मी अधिक होती है, और अधिक गर्मी होने के कारण सितंबर और अक्टूबर माह की अवधि को अपन नाम क्या देते हैं, द्वितीय ग्रीष्म ऋतु। ध्यान दीजिएगा, ठीक। जो वर्षा ऋतु है उसे अपन नाम क्या देते हैं, चौमासा। शीत ऋतु को स्याला, ग्रीष्म ऋतु को यूनाला और वर्षा ऋतु को चौमासा। क्लियर। अगर हम वर्षा के अकॉर्डिंग देखें, है ना, तो वर्षा के अकॉर्डिंग प्रदेश को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। जिस क्षेत्र में जैसी वर्षा होगी उसके आधार पर प्रदेश को अलग अलग भागों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है ना। अगर हम वर्षा की बात करें तो दोनों हवाओं से होती है, अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से, है ना। लेकिन जो सर्वाधिक वर्षा होती है प्रदेश में वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ये याद रखना, प्रदेश की जो सर्वाधिक वर्षा है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। क्लियर। वर्षा के आधार पर अगर हम प्रदेश को बांटें तो प्रदेश का जो पहला विभाजन होगा वो होगा अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, है ना। और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र का मतलब है ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्षा 150 सेंटीमीटर या इससे अधिक होती है। ऐसे क्षेत्र क्या कहलाते हैं, वर्षा वाले क्षेत्र। और इस क्षेत्र में मुख्यतः सतपुड़ा पर्वतमाला का क्षेत्र आएगा। और सतपुड़ा पर्वतमाला का कौन सा क्षेत्र, महादेव पर्वत का, ना तो राजपीपला आएगा ना महाकाल आएगा, महादेव पर्वत का आएगा, है ना। तो महादेव पर्वत, पचमढ़ी, सीधी, मंडला और बालाघाट ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं जहां पर एवरेजन वर्षा क्या रहेगी, 150 सेंटीमीटर या इससे अधिक। क्लियर। जो दूसरा विभाजन है वो है औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, यानी औसत से अधिक। और औसत से अधिक का मतलब है ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्षा 125 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के मध्य होती है ना। और इन क्षेत्रों में मुख्यतः बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, सिवनी और नरसिंहपुर को रखते हैं, यानी दक्षिणी मध्य प्रदेश को। क्लियर। तीसरा जो है उसे हम नाम देते हैं औसत वर्षा वाले क्षेत्र, यानी यहाँ पर एवरेज वर्षा होती है, औसत वर्षा, ठीक है। और यहाँ पर वर्षा रहेगी लगभग 75 सेंटीमीटर से लेकर 80 सेंटीमीटर तक। क्लियर। और इस क्षेत्र में मुख्यतः मध्य भारत का पठार, यानी ए वाला पूरा उत्तरी मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड का पठार एक पूरा क्षेत्र, है ना, और रीवा पन्ना का पठार ये पूरा क्षेत्र। जो रीवा पन्ना का पठार होगा ये पूरा क्षेत्र किसमें आता है, 75 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर या औसत से अधिक वर्षा। जो लास्ट है उसे हम नाम देते हैं निम्न वर्षा क्षेत्र। और निम्न वर्षा क्षेत्र का मतलब है ऐसा क्षेत्र जहां पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से लेकर कितनी रहती है, 75 सेंटीमीटर। और इस क्षेत्र में मुख्यतः मंदसौर, नीमच, धार, रतलाम, झाबुआ और भिंड को शामिल करते हैं। तो वर्षा के आधार पर मध्य प्रदेश के 4 भाग हैं। पहला अधिक वर्षा, इसमें महादेव पर्वत, पचमढ़ी, सीधी, मंडला और बालाघाट रखेंगे।
दूसरा, औसत से अधिक वर्षा बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, सिवनी और नरसिंहपुर को रखेंगे। तीसरा, औसत वर्षा मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार और रीवा पन्ना का पठार रखेंगे। और सबसे कम वर्षा निम्न वर्षा वाले क्षेत्र, यहाँ पर मुख्यतः मंदसौर, नीमच, धार, रतलाम और झाबुआ को रखेंगे। क्लियर हुआ? ठीक, चलिए प्रदेश के तापमान को और देख लेते हैं, है ना। तापमान में नॉर्मल सी बात लेना है, अगर प्रदेश का औसतन तापमान देखा जाएगा तो प्रदेश का औसतन वार्षिक तापमान होता है 25 सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड के मध्य। ये औसतन एवरेज तापमान है प्रदेश का वार्षिक। क्लियर? अगर हम मई में बात करें कि मई में प्रदेश का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है, ये मई माह में प्रदेश में सबसे अधिक तापमान कहाँ का होता है, तो ध्यान रखना मई माह में प्रदेश का सबसे अधिक तापमान जो अंकित किया गया है वो कहाँ से किया गया है, खजुराहो से, है ना। दिसंबर में सबसे कम तापमान प्रदेश का जो अंकित किया गया है वो कहां से किया गया है, सागर से। क्लियर? लेकिन एक चीज ध्यान देना, अगर वो क्वेश्चन करता है कि प्रदेश का सबसे अधिक औसत तापमान या प्रदेश का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो हमारा आंसर भिन्न रहेगा। और अगर वो करता है कि प्रदेश का सबसे कम तापमान या सबसे कम औसत तापमान या प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो हमारा आंसर रहेगा शिवपुरी। क्लियर? एक चीज ध्यान देना, मई में खजुराहो का तापमान सबसे अधिक और दिसंबर में सागर का तापमान सबसे कम। लेकिन औसत की जब बात करेंगे तो औसतन तापमान सबसे अधिक भिंड का होता है और सबसे कम कहाँ का होता है, शिवपुरी का होता है। क्लियर? तो एक ये था आपके 3 टॉपिक अपन ने कंप्लीट किए आज, जलवायु, है ना, दूसरा ऋतु और तीसरा तापमान। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें अपन पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की मिट्टियां। क्लियर? थैंक यू।